हेलो एवरीवन। होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस पावर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज, जिसके अंदर दोस्तों हम यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। और साथ साथ दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम पीसीएस एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम एंड सीडीएस एग्जाम के भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं विद माइंड मैप बेस्ड सॉल्यूशन दोस्तों। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर इस सीरीज के अंदर लॉजिकल ट्रिक्स भी जान लोगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। दैट मीन्स कि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम टाइम के अंदर। सो आपका लॉजिकल माइंडसेट भी यहीं पे डेवलप हो जाएगा इस सीरीज के अंदर। और देखो दोस्तों, मैं ना आपके एग्जाम के लिए ना, जो आने वाले एग्जाम से, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, उसके लिए मैं हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। देखो दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन में ही ना वैल्यू एडिशन कर लोगे तो आपको हैंड टू हैंड चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी और याद हो पाएंगी। और देखो दोस्तों, इस सीरीज की खासियत ये भी है कि मैं आपको एक्टिव रिकॉल मेथड से ना सब कुछ रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका चैप्टर है, टॉपिक है, वो मैं हैंड टू हैंड रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि आपको ना सब कुछ यहीं पे याद हो जाए। एक बात और दोस्तों, यूपीएससी ने अपना एनुअल जो कैलेंडर होता है ना इनका, वो रिलीज कर दी है। ठीक है, फाइनल वाली, जिसके अंदर इन्होंने बता दिया है कि आपका सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो डे होगा वो होगा 24 मई को। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, 14 जैन से आपके एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन। और इसके लिए ना एक इम्पोर्टेंट नोटिस और रिव्यू है आपके लिए। जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना दोस्तों, अब यूपीएससी आपका जो है मतलब रिन्यू मांगती है कास्ट सर्टिफिकेट। रिन्यू मतलब आपका नाम ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा पुराने का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपको ना, उसे रिन्यू करवा लो, है ना, या रीअप्लाई करवा लो उसको, ताकि आपका न्यू डेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए। और जो भी है, जैसे कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी है, तो वो भी एक बार देख लेना नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, एससी एसटी में तो खैर नहीं होता। ठीक है, मतलब रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती है एससी में, क्योंकि इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कोई चक्कर नहीं है। ओबीसी में क्रीमी लेयर का चक्कर होता है। ठीक है, अभी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना। आप पॉलिटी में पढ़ते हो दोस्तों। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। सो अगर नहीं पढ़ा ना, तो आप मेरे लेक्चर देख लेना पॉलिटी के, उसमें अंदर मैंने सब कुछ पढ़ाया है आपको। ठीक है, और मैं न्यू सीरीज भी लॉन्च कर रहा हूँ पॉलिटी की, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और इजी ट्रिक्स से दोबारा से पूरी पॉलिटी याद कराने वाला हूँ। ठीक है, 2026 के एग्जाम के लिए आपके। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी के अंदर, वो है आपका लोकल गवर्नमेंट। उसके अंदर हम साथ साथ यूनियन टेरिटरीज के भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और स्पेशल स्टेटस एरियाज के भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसके ना कुल लास्ट 30 ईयर्स में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेचुटरी बॉडीज और अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इन टॉपिक से। और देखोगे आप इसके अंदर दोस्तों, तो लास्ट 30 ईयर्स के अंदर यूपीएससी ने 22 क्वेश्चन पूछे हैं इससे। तो ये 22 और प्लस 10 32 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं एक्टिव रिकॉल मेथड से, और वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करूंगा। और एक बात और दोस्तों, 2024 और 2025 का पेपर, ये मैं आपको ईयर लगवाऊंगा इसके बाद। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है सब्जेक्ट वाइज नहीं, ईयर वाइज लग जाएगा ये पेपर। ठीक है, तो ईयर वाइज मैं आपको 24 25 का पेपर भी सोल्व करवा दूंगा। तो ये आपका 30 ईयर्स प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। और देखो दोस्तों, पीवाईक्यू के बिना ना, पीवाईक्यू को बिना सोल्व करे, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको, बिना ये ऐसे तरीके से सोल्व करे ना, आप एग्जाम देना चले ही मत जाना। मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो आप टेस्ट सीरीज में लगा पेपर सोल्व करते हो ना, उससे आप ये चीज़ सीखने वाले नहीं हो जो आप यहाँ सीखने वाले हो दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप जो यहाँ पर सीख जाओगे ना, आपको ये टेस्ट सीरीज में भी हेल्प करेगा आपके, वो एग्जाम में तो 110% ये चीज़ काम करेगी। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ना आपको 2 टाइम्स रीड करना है। ऐसा इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि देखो भाई, एग्जाम में ना आपके ऊपर प्रेशर होता है टाइम का, और एग्जाम में ना काम माइंड रहना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। उस टाइम पे बहुत बड़ी चैलेंज बन जाती है कि काम माइंड रहो, है ना, स्थिर रहो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इनफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
तब जाके आपका एग्ज़ाम में ना दिमाग काम करने वाला है, अदरवाइज़ नहीं करना करेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं पीवाईक्यू सोल्व करवा रहा हूँ इस तरीके से कि ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए ना, इतनी नॉलेज हो जाए आपको कि आप ईज़िली क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सोल्व कर पाओ, ठीक है? तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है आपको, ठीक है? इवन अभी भी, अगर अभी से 2 बार पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे, तो एग्ज़ाम में भी ये चीज़ आप फ़ॉलो कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है शेड्यूल एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज़ इन इंडिया। अब देखो दोस्तों, मैंने बोला ना एक्टिव रिकॉल से सब कुछ कराऊँगा, तो यहीं पे याद करो कि भैया शेड्यूल एरिया है, तो बताओ कौन-सा शेड्यूल एरिया के लिए अ, हमारा है, दैट इज़ शेड्यूल 5th, शेड्यूल 6th, है ना? अब ये रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो कि शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है ना? और शेड्यूल 6 में कौन से एरियाज़ आते हैं, शेड्यूल 5th में कौन से एरियाज़ आते हैं, कहाँ-कहाँ कौन से स्टेट में आते हैं, है ना? तो ये रिकॉल करने की कोशिश करो। और देखो दोस्तों, हमारा टॉपिक भी क्या है, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़ और स्पेशल स्टेटस एरियाज़। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये स्पेशल स्टेटस एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चन है ना? अब देखो दोस्तों, 2023 का क्वेश्चन है ये, और एक बात और, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए तीनों स्टेटमेंट में, ठीक है? यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं मार सकते आप। यस, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि भाई वर्ड्स के ऊपर यूपीएससी ने खेला होगा, ठीक है? दैट मीन्स कि प्रेज़िडेंट की जगह गवर्नर कर दिया होगा, गवर्नर की जगह चीफ मिनिस्टर कर दिया होगा, प्राइम मिनिस्टर कर दिया होगा। तो इन वर्ड्स के ऊपर यूपीएससी खेलती है, और ये सब मैं आपको गोल्डन रूल्स की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है? कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। इसी को कहते हैं लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करना दोस्तों, ठीक है? तो एक्चुअल रिकॉल से आपने शेड्यूल 5th, शेड्यूल 6th अभी रिकॉल करा, नहीं रिकॉल हो रहा है, दैट मीन्स कि भैया रिवीजन में कमी है आपकी। अभी मैं आपको वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ माइंड मैप के थ्रू, ठीक है? तो अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो बोल रहा हूँ इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ठीक है? सो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर, विथिन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया एज अ शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? तो ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि भैया देखो, किसी को भी अगर आपको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है ना, किसी भी रीजन को, एरिया को, तो जो उसका नोटिफिकेशन इशू करेंगी, ठीक है, गवर्नमेंट विद इन स्टेट, तो वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट के द्वारा वो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 तो ये कह रहा है शेड्यूल एरिया के रिगार्डिंग में। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि भैया लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट forming the schedule area is district, and the lowest is a cluster of villages in the block. एंड थर्ड में बोला है दोस्तों कि भैया चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट्स। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला ना, आप यहाँ पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट और वर्डिंग के ऊपर जो यूपीएससी खेलती है, जैसे कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की जगह आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर गवर्नर को पावर दी गई है, ठीक है? गवर्नर की पोस्ट भी जो है ना, बनाई भी इसलिए गई है ताकि शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरियाज हैं, इसके इनके ऊपर इनके पास स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है, गवर्नर के पास। तो वो उसको, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और उनके कल्चर राइट्स को सिक्योर कर पाए, ठीक है, प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है। तो यहाँ चीफ मिनिस्टर की जगह क्या आना चाहिए, बताओ, गवर्नर आना चाहिए। तो स्टेटमेंट 3 तो रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखो कितना, मतलब यूपीएससी ने आपको हलवा बना के दिया है, ये स्टेटमेंट कितना ईज़ी बना के दिया है। कह रहा लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होगा किसी भी शेड्यूल एरिया के अंदर, वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और लोवेस्ट लेवल पे होगा क्लस्टर ऑफ विलेजेस। और आपको पता है दोस्तों कि विलेजेस हमारे यहाँ लोअर लोअर लेवल पे आती हैं, उसके ऊपर आपका तालुका आता है, तालुका से ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो लार्जेस्ट मेन तो डिस्ट्रिक्ट ही है ना? अब इससे बड़े चले जाओगे तो वो तो स्टेट बन जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट से बड़े तो स्टेट्स ही होते हैं, है ना? राज्य होता है, राज्य के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बोला है कि लार्जेस्ट शेड्यूल एरिया के अंदर, मतलब लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा, और लोअर वाला क्लस्टर ऑफ विलेजेस होगा, बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा है इसके अंदर। और स्टेटमेंट 1 तो भाई डायरेक्ट है, डायरेक्ट। जहाँ आप शेड्यूल 5 पढ़ते हो ना, वहाँ लिखा हुआ है कि भैया ऐसे शेड्यूल एरिया का जो नोटिफिकेशन है जारी करेंगे प्रेसिडेंट साहब। और आप ना न्यूज़ पेपर में पढ़ते हो दोस्तों, अगर जो हमारा जो लद्दाख वाला इशू चल रहा है कि भैया लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर जो है राइट चाहिए, शेड्यूल 6 के अंदर वो आना चाहता है लद्दाख, ठीक है? तो
भाई न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत बातें चल रही थी कि ऐसे में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, गवर्नर के पास क्या पावर है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है ना? तो क्या आप वहाँ भी रिवाइज़ करते हो? तो हमारा आंसर आएगा बी, दैट मीन्स कि इसमें से सिर्फ 2 करेक्ट है और 1 रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन मैं मानूँगा नहीं कि ये टफ क्वेश्चन है, ईज़ी क्वेश्चन है मानूँगा मैं इसे। क्योंकि सब पढ़ते हैं, सबको पता है कि शेड्यूल एरियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको 12 का 12 शेड्यूल तो बिल्कुल टिक पे होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना दोस्तों? अब आते हैं दोस्तों कि हम इसके अंदर क्या और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है? वैल्यू एडिशन भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि आर्टिकल 244 क्लोज 1 के अंदर प्रेज़ेंट को पावर दे रखी है कि वो बाय ऑर्डर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है प्रेज़ेंट साहब। अब बेस्ड ऑन देबर कमीशन, यह ध्यान रखना देबर कमीशन किसके लिए? ये यहीं पे वैल्यू एडिशन करो और भूया कमीशन भी कि भैया कि वो शेड्यूल एरियाज़ के लिए, है ना? तो डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट होता है और ताल्लुक दैट इज़ ब्लॉक इंटरमीडिएट होता है और क्लस्टर ऑफ विलेजेस आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है? और थर्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल में बात करी गई है कि गवर्नर सबमिट करेगा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को एनुअली व्हेनेवर रिक्वायर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब गवर्नर का डाल दो तो वहाँ पर। और देखो दोस्तों, फिफ्थ शेड्यूल आपको याद रखना है हमेशा, है ना? सिक्स्थ शेड्यूल याद रखना है कि इसको सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज की बात हुई है, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में नहीं, ट्राइबल एरियाज के बारे में बात हुई है। कहाँ पर? तो मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, ठीक है? एमटीएम ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना यहाँ पर मणिपुर नहीं है, और असम में भी दोस्तों, ठीक है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जानते हो ना असम के, तो ये शेड्यूल 6 में आते हैं, ठीक है? तो उनके पास राइट होते हैं, ठीक है? कस्टम राइट्स होते हैं इनके पास खुद के। और ये भाई लद्दाख भी इसलिए तो आना चाहता था कि उनकी खुद की कस्टम राइट्स हो उनके पास, ठीक है? लद्दाख वाले इसलिए तो आना चाहते हैं ताकि उनका कल्चर जो है प्रोटेक्ट रहे बाहर वालों से, है ना? और लद्दाख वाले ये भी चाह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही जा रही है वो हमसे पहले पूछ लिया जाए, इसके बारे में हमसे सजेशन ले लिया जाए, तब जाके करा जाए। तो इसके लिए वो शेड्यूल 6 में आना चाहता था, है ना? लद्दाख मतलब चाह रहा है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्राउट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। कह रहा है भैया फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के अंदर आना चाहता है कोई भी एरिया, मतलब आ जाता है लेकिन इसने बोल दिया है इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्राउट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा, ठीक है? और देखो तो 2022 का क्वेश्चन है, फिर 2023 में शेड्यूल एरिया के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल गया, दैट इज कि भैया देख लिया आपने पावर पी वैल्यू क्या है, देख लिया ना आपने पावर पी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूरी थीम रिपीट हुई है दोस्तों, पूरी की पूरी थीम रिपीट हुई है, क्योंकि 2022 में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया शेड्यूल एरिया के ऊपर तो आप 2023 के लिए तैयार रहना चाहोगे हमेशा, ठीक है? 2023 में हमने पढ़ लिया तो आप 2024 के लिए भी तैयार रहना चाहोगे, है ना? और आगे वाले एग्जाम के लिए भी तैयार रहना चाहोगे, है ना? तो ये होती है पावर पी वैल्यू। तो आप देखो दोस्तों स्टेटमेंट बहुत ईजी बनाया है यहाँ पर यूपीएससी ने, क्योंकि आप तो शेड्यूल फिफ्थ बिल्कुल याद करके जाते हो, है ना? कि किसके लिए है। सो प्रोटेक्शन दे रखे हमने शेड्यूल ट्राइब्स वालों को, है ना? शेड्यूल ट्राइबल पीपल्स को। तो ये बोला है कि स्टेटमेंट 3 बोला है दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। अरे वाह कितना बेकार स्टेटमेंट है, हम सबको वो बताया कि ये कौन करेगा, तो ये पार्लियामेंट का काम है, ठीक है? अब ये बोला डी कि स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अरे भाई ऐसा भी नहीं है, इसके लिए फिफ्थ में हमने ये कहीं नहीं पढ़ा। कह रहा है दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। अब इसके लिए दोस्तों आपको पता होगा पैसा एक्ट लाया गया था, पैसा एक्ट 1996 लाया गया था, इसके लिए इसके अंदर हम बनाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना? तो ये भी नहीं होगा। हाँ, दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ये इसका करेक्ट आंसर है कि भैया ये प्रिवेंट कर देगा ट्रांसफर ऑफ लैंड, है ना? कौन से? तो ट्राइबल पीपल की नॉन ट्राइबल पीपल के हाथ में जाने से। दैट मीन्स जो ट्राइबल पीपल के जो लैंड है ना वो किसी नॉन ट्राइबल पीपल को ना चला जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करता है शेड्यूल फिफ्थ हमारा, ठीक है? तो यहीं पे आपको रिवीजन करना है सब कुछ, और इसका मैं आपको माइंड मैप भी दिखाता हूँ, वैल्यू एडिशन कराता हूँ। सो फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी तीनों गलत हैं, है ना? तो इसमें एक ही स्टेटमेंट वाला आंसर था ये। तो ध्यान रखना फिफ्थ शेड्यूल के अंदर गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग रेस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल्स, ध्यान रखना।
और एक बात और, वैल्यू एडिशन में आपको समाता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला केस देख सकते हो, उसके अंदर ये मेंस के आपके काम आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू एडिशन में दोस्तों बस अभी के लिए इतनी, क्योंकि और भी क्वेश्चन है ना, उसके अंदर हम कर लेंगे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है कि एट अ नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज अ नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। कह रहा भैया नोडल एजेंसी कौन सी है नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, ट्राइबल एरियाज के लिए। तो ये बताओ ट्राइबल मिनिस्ट्री तो होगी, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, है ना, तो ये तो नहीं होंगी पंचायती राज एनवायरमेंट वाले। तो यहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स दे रखा है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नेशनल लेवल के लिए भी होगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोला है विच ऑफ अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। अब देखो दोस्तों 2019 का क्वेश्चन और ये सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करके आपसे 2022 में पूछ लिया गया, है ना। ये है पावर पीवाईक्यू, सेम क्वेश्चन है 2019 वाला, सेम। वहाँ पर 5th शेड्यूल डाल के पूछ लिया गया था, यहाँ पर आंसर में 5th शेड्यूल है, ठीक है। वहाँ पर 5th शेड्यूल डाल के पूछ लिया गया था ये स्टेटमेंट, ठीक है। और अब की बार स्टेटमेंट डाला गया है और से शेड्यूल पूछ लिया गया है, बस अंदर क्या है, बस आपको आंसर इस बार 5th शेड्यूल कर दिया गया है ना। तो ये है भाई साहब आपका पावर ऑफ पीवाईक्यू, इसलिए बोलता हूँ पावर है भाई पीवाईक्यू के अंदर। क्वेश्चन आप सही से सोल्व करोगे ना पीवाईक्यूज के, तो आपको ना ये टेस्ट सीरीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस टेस्ट सीरीज आपकी टाइमिंग को देखने के लिए है कि आप सही टाइम पे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, बस इस चीज़ के लिए होती है टेस्ट सीरीज। हाँ, सेक्शनल टेस्ट क्या होता है, बस आपको रिवीजन करा देते हैं अच्छे से, है ना। वैसे मैं बताऊँ तो पीवाईक्यू से बढ़िया रिवीजन कोई नहीं कराएगा, पीवाईक्यू से बढ़िया रिवीजन कोई नहीं करा सकता, क्योंकि ये एग्जाम फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है। एग्जाम लाइक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन भी होते हैं, है ना। और खुद ये पीवाईक्यू से मतलब यूपीएससी ने फ्रेम करे। और दोस्तों पीवाईक्यू से ना आप एक्टिव रिकॉल करने से सारे स्टेटमेंट को अगर एक्टिव रिकॉल करते हो ना तो आपका रिवीजन यहीं पे बेस्ट हो जाता है, बेस्ट रिवीजन है ये, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन एन एक्सरसाइज इन। अब देखो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन है, तो भैया पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही है, तो भैया आपको पता है ना कि भैया ये तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का काम करा इन्होंने, है ना। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि भैया सेंटर के पास पावर दी, सेंटर ने स्टेट को दी कुछ पावर और स्टेट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूट दे दी, है ना। चलो तो ये है इसका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आंसर, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन नहीं होगा, फेडरलिज्म का पार्ट जरूर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लेकिन मेनली इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी आपका पंचायती राज सही है। तो यहाँ पर बोला है जो मिनिमम एज चाहिए फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायती राज इज 25 ईयर्स, ठीक है। अब ये बोला है सेकेंड स्टेटमेंट है पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन continues only for रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। आपको यही पता होगा दोस्तों, मैं वैसे आपको पढ़ा चुका हूँ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी जो है पोलिटी वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, वीडियो हैगी अवेलेबल हमारे चैनल पर। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भैया पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, अगर बीच में इलेक्शन मतलब ये डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, डिसोल्यूशन हो जाता है अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का या फिर म्यूनिसिपैलिटी का, तो जो टर्म बचा है जितने साल के लिए बचा है, जैसे कि 2 साल का टर्म बचा है, तो 2 साल के लिए ही वो जो नया म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना है वो 2 साल ही टर्म को क्या करेगी, मतलब 2 साल टर्म ही रहेगा उसका बस, है ना। 2 साल टर्म ही वो चला पाएंगे, इसके बाद फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे, ठीक है, फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे। और एक बात और, अगर ये बात आती है स्टेट असेंबलीज की या पार्लियामेंट मतलब या फिर लोकसभा की, तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर डिसोल्यूशन होने के बाद फिर से न्यू टर्म दी जाती है 5 ईयर्स की पूरी, लेकिन यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना पीरियड यहाँ पर रिमेनिंग पीरियड रह जाएगा बस उतने साल के लिए ही जो न्यू मेंबर्स बन के आए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के और म्यूनिसिपैलिटी के, वो टर्म को
क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे उतने ईयर्स के लिए, है ना बस। चलो, और एक बात और, यहाँ पर 25 ईयर्स नहीं, यहाँ पर 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स में यूपीएससी खेलती है, ध्यान रखना आपको। तो 21 ईयर्स ही होता है मिनिमम, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है पंचायत रजिस्ट्रेशन का, तो आप मेंबर बन सकते हो, है ना। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसका मैं माइंड मैप दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 21 ईयर्स है ना। और यहाँ पर आर्टिकल 243 ई क्लॉज 3 के अंदर बात करी गई है कि भैया जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा वो लेफ्ट ओवर पीरियड के लिए होगा, है ना, जो बच गया। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जुड़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और 74 से आपका म्यूनिसिपैलिटी आया था, है ना। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। कह रहा है फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है पंचायती राज सिस्टम का कि वो इंश्योर कर पाए इनमें से। तो बताओ, अभी आपने एक क्वेश्चन करा है IPYQ का कि भैया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसका काम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाने का। तो बताओ थर्ड तो आ गया ना। देखो दोस्तों, ये तो है PYQ का पावर। 2015 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। और फिर देखो दोस्तों, आपसे यही क्वेश्चन कितना इजी तरीके से पूछा गया 2017 में। रिपीट हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन, रिपीट हुआ ना दोस्तों। ये 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ है 2015 से आया हुआ है। कितना इजी है सिंपल। तो थर्ड इज करेक्ट, है ना, थर्ड इज करेक्ट। सो थर्ड इज करेक्ट। हाँ, और अब देखो दोस्तों कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास ना क्या फाइनेंशियल पावर दे रखी है, आप बताओ। नहीं ना, डिपेंड स्टेट के ऊपर। और स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि कितना देना है नहीं देना, है ना। ये भी पता होगा आपको कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनी है इसके लिए, है ना। तो फोर्थ तो गलत है, फोर्थ काटते हो ना तो आपके पास 50-50 में आंसर आ जाता है। और ये दिखाई देता है कि इसके अंदर कि 1 तो करेक्ट है भैया, ठीक है। तो 1 करेक्ट है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा डेवलपमेंट के अंदर, बात बिल्कुल ठीक है। क्या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होगी दोस्तों, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दे देंगे कि हम इनको पंचायत रजिस्ट्रेशन को। भाई इनके पास इतने सब्जेक्ट भी नहीं है काम करने के और इतनी बड़ी भी पावर नहीं है, इतना बड़ा कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी इनके पास, नहीं, ये तो गलत है। तो 2 इज रॉन्ग, आंसर आ जाएगा 1 and 3, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि भाई देखो क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। 2015 में क्वेश्चन आया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करके और फिर इसको रिपीट कर लिया गया 2017 के अंदर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पर है कि भैया अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवीजर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। अब देखो दोस्तों, ये 2013 का क्वेश्चन है ना, यही मतलब इसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, ये रहा 2021 में, ठीक है। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट विलेट्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। देखा, रिपीट हो रहा नहीं हो रहा क्वेश्चन। और ये 2013 में क्वेश्चन आया आ रखा है। कह रहा वो सेल विद द अथॉरिटी टू इनिशिएट द, ध्यान रखना यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ, ठीक है। तो भैया क्या है, इनिशिएट करने की पावर किसके पास है कि भैया कि वो डिटरमाइन करेंगे कि वे किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो है या फिर बोथ दोनों को, मतलब दैट मीन्स कि इस वाले एक्ट के अंदर किसको पावर दी गई है कि वो इस प्रोसेस को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, डिटरमाइन करेगा कि नेचर एंड एक्सटेंट क्या होगा किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का, ठीक है, या फिर दोनों का, किसको दिया गया है। तो यहाँ आपको देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्राम सभा और निचले स्तर पे, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी आपने पढ़ा था PYQ के अंदर ही कि भैया लोवेस्ट डिवीजन कौन सा होता है, लोवेस्ट डिवीजन होता है आपका मतलब विलेजेस, और विलेजेस के अंदर आपको ग्राम सभा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा ही तो इनिशिएट करेगा प्रोसेस को कि किसको कम्युनिटी फॉरेस्ट साइट दिए जाएंगे, किसी इंडिविजुअल को दिए जाएंगे या दोनों को दिए जाएंगे, है ना। तो ये ग्राम सभा ही इनिशिएट करती है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं करेगा, तहसीलदार ब्लॉक या फिर ऑफिसर नहीं करेगा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा इस काम को, ठीक है जी। इनिशिएट करने की बात करेंगे, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज दैट इज पैसा एक्ट, वही जो मैं आपको बता रहा था कि पैसा एक्ट लाया गया था इसके लिए कि भैया इन एरियाज के अंदर शेड्यूल एरियाज के अंदर है ना, ट्राइबल एरियाज के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, है ना। तो उसके लिए पैसा एक्ट लाया गया, क्योंकि पैसा एक्ट यहाँ पर इससे लाया गया दोस्तों क्योंकि ये ऑटोनोमस रीजन होते हैं, क्योंकि वो हमने स्पेशल पावर दे रखी है, ठीक है, ऑटोनोमी दे रखी है, कस्टम इनके खुद के कस्टम रूल्स होते हैं, गवर्नर के पास यहाँ पर स्पेशल पावर होती है एरियाज के अंदर, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि भाई मॉडिफिकेशन के साथ लाया जाएगा यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो 1996 के अंदर एक्ट आया कि भैया व्हाट इज द रोल ऑफ पावर ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा का क्या पावर होगा, तो इस एक्ट के अंदर तो ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 2012 का, यही देखो रिपीट हो गया, आपको कहाँ मिला, कहाँ मिला, देखो दोस्तों यहाँ मिला आपको 2022 के अंदर कि दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, 5th शेड्यूल। यही तो बात करी गई है कि भैया ग्राम सभा बना देंगे, तो ग्राम सभा क्या करेगा, उसके पास पावर होगी वो प्रिवेंट कर सके एलिनेशन ऑफ लैंड इन दिस शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। मतलब ट्राइबल पीपल की जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल के पास ना चला जाए। 1 इज करेक्ट, ठीक है, तो 1 करेक्ट, तो सी वाला ऑप्शन हो गया आपका, है ना। अब क्या ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब देखो दोस्तों माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का के ऊपर ग्राम सभा के पास पावर होगी, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करी गई है तो होना चाहिए। अब क्या है रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग prospecting license or mining lease of any mineral in these scheduled areas। अब देखो दोस्तों भैया कह रहा है ग्राम सभा की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ग्रांट करना है भैया की लाइसेंस किसी को भी, या फिर माइनिंग के ऊपर लाइसेंस मिले या ना मिले किसी मिनरल की एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बोला किसी भी मिनरल के। अब देखो दोस्तों आपको पता भी है कि मिनरल के अंदर आपको माइनर देखने को मिलेंगे, माइनर के अंदर आता है और मेजर के अंदर आता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेजर वाले में तो सेंटर के पास पावर होती है, यूनियन के पास पावर होती है, ठीक है, और माइनर में स्टेट के पास होती है। तो भाई एनी मिनरल के पता नहीं होगा, तो ये गलत है, तो थर्ड वाला काट दो, आपका आंसर दो दिख गया कि हाँ 1 इज करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, इसका आंसर आ गया आपका 9 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट 30 ईयर्स के हमारे इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्सेस ड्यूटीज मे बी एप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। कह रहा है भैया किस अथॉरिटी के पास मतलब पावर है कि मतलब वो रिकमेंड करेंगे गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट को, ठीक है, कि वो डिटरमाइन करेंगे कि टैक्सेस ड्यूटीज जो है क्या होनी चाहिए किसी पंचायत के अंदर या फिर उसके एरिया के अंदर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो कौन रिकमेंड करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज करेगी, स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा, मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट करेगी, पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट करेगी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि भैया रिकमेंडेशन वाली पावर तो भैया फाइनेंस कमीशन नहीं करती है कि अगर टैक्स होना चाहिए क्या नहीं, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया इसलिए क्या था दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर होगा बी, देख रहे थे 10 का बी, तो 10th का बी इज करेक्ट। स्टेट फाइनेंस कमीशन constituted by the governor every 5 years recommends principle for distribution between state and पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था मैंने, ठीक है, रिकॉल करवाया था। तो हमारे ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे ये दोस्तों, और बाकी इसके स्टेट बेसिस क्वेश्चन और सीएपीएफ और सीडीएस के क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। बाकी पीसीएस के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना दोस्तों, क्यों बोल रहा हूँ, वो बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, 1 स्टेटमेंट वाले होते हैं सारे, है ना, तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप सीएपीएफ सीडीएस के भी कर लोगे और पीसीएस के भी कर लोगे, ठीक है। चलो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही 2023 का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसमें बोला गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आपको लक्ष्मीकांत के अंदर साफ साफ दिखाई देगा कि भैया वहाँ पर तो इंडेक्स में दे रखा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना, इंडेक्स में दे रखा है। और एक बात और दोस्तों, ये पता है क्वेश्चन 2023 में क्यों आया, क्योंकि सबको पता है कि 2018-19 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देगी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देगी। और सबको पता है ये ह्यूमन राइट कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, सबको पता है, और नेशनल लॉ कमीशन भी नहीं है ना। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सबको पता है यार, है ना, ये सारे स्टेचुटरी बॉडीज है। तो काटो, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1। वैल्यूडेशन क्या करना है, तो ये ध्यान रखना, शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है, ठीक है, हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ध्यान रखना कि आपको ऐसी नेशनल कमीशन फॉर एससीज मिल जाएगा और नेशनल कमीशन फॉर एसटी मिल जाएगा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। और सीएजी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और फिनांस कमीशन भी, और यूपीएससी तो है ही आपको पता ही दोस्तों, और इलेक्शन कमीशन भी है। तो ये वैल्यूडेशन करना है, और इसका वन आंसर इसका करेक्ट था, क्योंकि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2018 में बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया। बाकी स्टेचुटरी बॉडी है, और नेशनल लॉ कमीशन का एग्जीक्यूटिव बॉडी, और ये भी कंज्यूमर वाला लिटरेचर वाला आपका स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि स्टेचुटरी बॉडी क्या होती है, तो जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जो एक्ट पास करती हैं, ठीक है, अपने हाउस के अंदर, उससे जो लॉ बनता है, ठीक है, या फिर कोई सी बॉडी बनती है तो वो स्टेचुटरी बॉडी कहलाएगी, ठीक है जी। और जो अमेंडमेंट के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके बनता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल डाला जाता है, उस आर्टिकल के तहत कोई बॉडी क्रिएट करी जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा, तो क्वेश्चन आपको याद नहीं आएगा क्या पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर लॉजिकल माइंडसेट काम करता है आपका, क्या, लॉजिकल माइंडसेट। हाँ बिल्कुल। अब देखो इसके अंदर स्टेटमेंट 4 पढ़ो दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो है ना स्टेटमेंट 4 से पढ़ा करो। ये लिखा हुआ है, इट एंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। कह रहा है कि भैया कि जो ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर दैट इज बोला गया है इंडिया के अंदर, व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है हमने इंडिया के अंदर, तो उनका रोल क्या है। तो ये कह रहा है, ये इंश्योर करता है कि जो कोल माइनिंग कंपनीज है ना वो डिलीवर कर सके कोल एंड यूजर्स को प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। अब एक बात बताओ दोस्त भाई, आजकल तो भाई आप एयर इंडिया या ठीक है कोई से भी एयर इंडिया का जो फ्लाइट ले लो आप, ठीक है, किसी भी कंपनी की फ्लाइट ले लो, वो भी इंश्योर नहीं करती भैया आपको कि आपको राइट टाइम में पहुंचा देगी, ठीक है, टिकट खरीदने के बाद भी। इवन कोई ट्रेन भी नहीं करती कि आपको राइट टाइम में पहुंचा देंगी, है ना, कोई गारंटी नहीं लेती है। हाँ रिफंड कर देंगे ये बात है, लेकिन गारंटी देते नहीं है कि प्रिस्क्राइब टाइम में पहुंचा देंगे। तो कैसे इंश्योर कर पाओगे भैया कि माइनिंग कंपनी कोल को डिलीवर कर पाएगी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, है ना, जबकि माइनिंग एक खतरनाक प्रोसेस है भाई, है ना, और उसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। तो फोर तो काट दो यहीं पे थोड़ा दिमाग लगा के, ना, और फोर काटते के साथ ही आपको ये बस गया कि 1 और 2 करेक्ट है। बस आपको थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना है, समय बर्बाद ही मत करो, थर्ड स्टेटमेंट में डायरेक्ट जाओ। कह रहा है इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज। कह रहा है ये सुन सकता है, कैसी हियरिंग को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है कि वे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से कि एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज जो है या नहीं, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करा है कि हमने एक्विजिशन करा है, मतलब एक्वायर करा है कोल बेयरिंग एरियाज कुछ, ठीक है, कि इस पे लीज पे देंगे, टेंडर निकालेंगे और वहाँ से कोल निकालेंगे, है ना। तो ये कौन करेगा हेयरिंग, तो ये ऐसे ऑब्जेक्शन को हेयरिंग करेगा कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। इसने थर्ड स्टेटमेंट में ये बात बोली है। और 1 और 2 आपको पता चल गया है कि हाँ सही है, ठीक है, तो 1 और 2 को भी एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर तो पढ़ना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन सोल्व थोड़ी ना करना है, सिर्फ पढ़ना भी है भाई, समझना भी है, नॉलेज भी गेन करनी है, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो हम सोल्व कर पाए। तो ये बोला सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टेटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई कोल स्टेटिक्स का मतलब डाटा रखने वाला काम सीसीओ रखेगी इंडिया के अंदर, ठीक है। चलो
कह रहा है ये मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स को भी। चलो ये मॉनिटर करने का काम इसका ही। तो ये ऑब्जेक्शन सुन सकता है? तो यार क्यों नहीं सुन सकता, ऑब्जेक्शन सुनता होगा ये, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन को, ठीक है, कहीं इतनी बड़ी बात नहीं बोली है, और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए ए 1 2 and 3। बाकी इसका माइंड मैप देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो दोस्तों, दैट इज हाँ थर्ड सही है। एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, ठीक है, इसका जो ये कर सकता है, इसके अंदर हेयरिंग कर सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में वैल्यूडेशन देख लो, 1916 में बना था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ बोला है विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो दोस्तों, टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी आप लक्ष्मीकांत या फिर निशोरम में अगर पढ़ा भी होगा तब भी याद नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी लॉजिकल माइंडसेट ही काम करता है। 2022 का क्वेश्चन है और करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब भी देखो मैं एक बात बताता हूँ कि भाई दो सिमिलर स्टेटमेंट यूपीएससी अगर बना रही है तो उसमें से एक गलत होता है। जैसे कि यहाँ पर बोला है टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो सिचुएटेड है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। फिर हेड ऑफिस के क्वेश्चन है ना, मतलब ऑप्शन है ये। अब फोर्थ देखो, फिर है द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई और मॉस्को। दैट मीन्स कि ऑफिस के ऊपर ये भी स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि भाई इसमें से दोनों में से एक ही सही होगा और एक गलत होगा, ये तो कंफर्म है। जो टी बोर्ड का जो इसने बोल दिया हेड ऑफिस होगा वो बेंगलुरु के अंदर होगा। और आपको पता है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर में कॉफी होता है ज़्यादा, कॉफी की है ना, टी तो नहीं। तो हेडक्वार्टर तो इसका बेंगलुरु में नहीं होना चाहिए। और टी आपको पता है असम में, वेस्ट बंगाल में, इन सब में ज़्यादा उगता है ना। तो इसका हेडक्वार्टर तो उधर ही तरफ होना चाहिए। बेंगलुरु में क्या करेगा? थर्ड काटो जरा, थर्ड काटते के साथ ही आपको 50-50 पे आ गए, और ये पता चल गया कि फोर्थ तो करेक्ट है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा ओवरसीज ऑफिस हो या ना हो, ठीक है। वैसे दुबई और मॉस्को में हो सकती है ओवरसीज ऑफिस, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको पता चल गया फोर्थ तो करेक्ट है, बस आपको 1 and 2 चेक करना है। तो ये कह रहा है टी बोर्ड एक स्टेचुरी बॉडी है। अब भैया स्टेचुरी बॉडी है तभी तो इनके हेड ऑफिस आपको बाहर भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो स्टेचुरी बॉडी तो होगी, यस, तो 1 तो करेक्ट है भैया, है ना। और ये बोला ये रेगुलेटरी बॉडी है, और जो अटैच है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से है और इन फार्मर्स वेलफेयर से। और आपको पता होगा दोस्तों कि बेसिक मिनिस्ट्री गलत करती है अधिकतर टाइम पे, लेकिन आपको आंसर फिर भी मिल गया है कि भैया स्टेचुरी बॉडी तो होगी, तो 1 तो करेक्ट है, 1 करेक्ट है, तो इसका आंसर डी आ गया, ठीक है। आपको पता ना हो कि यहाँ मिनिस्ट्री कौन सी है, वैसे आपको बता दो दोस्तों, ये कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, टी। तो टी कमर्शियल क्रॉप है ना, तो ये इसमें आप उसमें नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता। और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तभी तो ओवरसीज ट्रेडरीज है, तो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो कॉमर्स मिनिस्ट्री आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री आएगा, ना कि एग्रीकल्चर। तो थर्ड में दोस्तों आपको आंसर तो वैसे डी मिल गया है इसका, बाकी इसका मैं आपको माइनर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आएगा, ना कि एग्रीकल्चर के अंदर। और ये टी एक्ट ऑफ 1953 से बना है ना। और इसके इंटरनेशनल ऑफिस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ये प्रमोट करने का काम करती है इंडियन टी को ग्लोबली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसने बोला है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as provision or limitations on the constitutional power under article 142। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी ने आपको बता दिया कि आर्टिकल 142 तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद ही कर लो, ठीक है। कह रहा इसका मतलब क्या है, आपको सबको पता है दोस्तों कि आर्टिकल 142 ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भैया वो कंप्लीट जस्टिस दे सकती है आर्टिकल 142 के अंदर, उसे कोई रोक नहीं सकता। दैट मीन्स यहाँ पर यही बात बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि प्रोविजंस और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। यूपीएससी मतलब जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को कोई रोक नहीं सकता ऑर्डिनरी लॉज के अंदर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है जो प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस देने में, ठीक है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट देखेंगे हम। यहाँ पे बोला है स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन
मैटर्स विदाउट कंकरेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। तो भाई देखो, यहाँ पर 142 के अंदर तो आपको कोई सा भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि स्टेट लेजर को पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना, कि किसी लोग के ऊपर लॉ बनाए नहीं बनाए न बनाए किस सब्जेक्ट के ऊपर। सी बोल रहा है, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम कैबिनेट। कह रहा ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस हुई कंट्री के अंदर, कह रहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं विदाउट द काउंसिल ऑफ द कैबिनेट। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आपको पता भी है कि भैया जो आर्टिकल मिलेंगे आपको इमरजेंसी वाले, वो 356 से 355 से स्टार्ट है, 350 है ना। और आपको ये भी पता है कि फ्रांस इमरजेंसी 360 है ना, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि इज नॉट कंस्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। बात बिल्कुल सही, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, है ना। और बाकी ए में लिखा हुआ है, डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और आपको बताया दोस्तों भाई, इलेक्शन कमीशन का तो यहाँ पर 142 आर्टिकल का तो कोई पावर ही नहीं है, मतलब इस सीरीज में तो ये इसके आर्टिकल्स आते ही नहीं है, बट इतना भी दिमाग लगा लो, याद हो ना हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको माइंड में दिखाता हूँ कि भैया यहाँ पर 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस का प्रोविजन देखने को मिलेगा, बाइंडिंग देखने को मिलेगा कि ऑल अथॉरिटीज के ऊपर ये बाइंडिंग है ना। और यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं जो आपको वैल्यूडेशन करना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो फिर कैबिनेट का एडवाइस ये होता है, और आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 360 है, ठीक है। ये आपको वैल्यूडेशन करना है। 142 को बिल्कुल याद कर लो कि पावर्स आर प्लेनरी है, प्लेनरी मतलब यहाँ कंप्लीट जस्टिस दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसको ध्यान रखेगा कि भैया यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड नहीं हुई है, तो जस्टिस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसको है, जुडिशरी को है, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करेगी, वो अपने पावर्स को बढ़ा देगी इस मामले में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा विद रेफरेंस टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पर करेक्ट पूछा है। हाँ, स्टेटमेंट बने हैं कि भैया QCI वाज सेट अप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री। अब देखो दोस्तों, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं करा गया है स्टेटमेंट 1 के अंदर। कह रहा है भैया गवर्नमेंट और इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया। और देखो भैया, फंक्शन भी ऐसी है कि क्वालिटी है, क्वालिटी को चेक करना है, दैट मीन्स कि गुड्स का क्वालिटी को चेक करना है, तो ऐसे में तो इंडियन इंडस्ट्री में पार्ट करनी चाहिए, है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट होना चाहिए। अभी बोला चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है ना खेल खेला यूपीएससी ने, और स्टेटमेंट 2 जो है ना करेक्ट है यहाँ पर, है ना। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट है कि जो चेयरमैन है QCI का, वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, बट रिकमेंडेशन कौन देता है, इंडस्ट्री वाले देते हैं गवर्नमेंट को, तब करते हैं, और ये सही है, ठीक है। तो यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट 2 जो है ना यहाँ पर टफ कर दिया, जिसको पता होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन था, ठीक है, आपका एग्जाम में। वैसे 50-50 पे आ रहे थे आप, तो इसको अटेम्प्ट ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन क्या कर सकता है, और ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर कि भाई करेक्ट बताना है आपको। आपको पता होगा दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना बस वोट नहीं कर सकता लोकसभा में या फिर राज्यसभा कहीं भी, बस वोटिंग वाली पावर नहीं है, वरना सेम पावर है जो MP के पास होती है, ठीक है, बस वोटिंग वाली छोड़ दो, तो फोर्थ काट दो, ठीक है। इवन किसी का भी मेंबर बन सकता है कमेटी का लोकसभा का, है ना, और टेक कर सकता है पार्ट इन दी प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, ठीक है, और स्पीक मतलब बात मतलब भाषणबाजी भी कर सकता है लोकसभा के अंदर, बस वोट नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना। तो फोर्थ काट दो, बाकी सही है 1 2 3, इसके आंसर है सी, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ध्यान रखना भाई साहब, वैल्यूडेशन आपको याद रखना है कि भाई साहब इसके पास और भी पावर होती है। एक तो इसका अपॉइंटमेंट का ध्यान रखना है कि इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के साथ करते हैं अंडर आर्टिकल 76, और क्वालिफिकेशन इसके सेम होने चाहिए एज सुप्रीम कोर्ट जज की जितनी, तभी इसका अपॉइंटमेंट होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। और इनका कोई टर्म फिक्स नहीं होता, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर अपनी ड्यूटी को सर्व कर रहे होते हैं, कोई फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता ये, और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राइवेटली, ये भी ध्यान रखना,
ठीक है, तो ये वैलिडेशन था आपके प्री एग्जाम के लिए, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, है ना। अब सीएजी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, in India, other than ensuring that public funds are used efficiently for the intended purpose, what is the importance of the Office of Comptroller and Auditor General, that is CAG? सो बोल दिया गया है कि भैया इंडिया के अंदर हमने एक ऑफिस ऐसा क्रिएट करा है जिससे हम इंश्योर कर पाएंगे जो पब्लिक का जो फंड है ना वो एफिशिएंटली यूज हो सके, है ना, और जिस काम के लिए यूज करने के लिए दिया गया है पैसा वो उस काम में ही यूज हो, ठीक है, दैट मीन्स कि करप्शन ना हो। तो बताओ सीएजी के पास इस रिगार्डिंग क्या पावर है ना, और यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 में बोला है कि सीएजी एक्सरसाइजेस एक्सचेकर कंट्रोल on the behalf of the parliament when the president of India declares national emergency, financial emergency। ये बात बता दोस्तों कि भैया नेशनल इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहा है कि भैया कि सीएजी के पास ना पावर होती है कि वो एक्सचेकर कंट्रोल कर सकता है ना ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी को। अब बताओ इमरजेंसी वाला चैप्टर में आपने कहाँ पढ़ा है ये? कहीं नहीं पढ़ा ना। कट मारो ना भाई, ऐसा स्टेटमेंट देख के कट मारो, ठीक है, कट नो मार दो। स्टेटमेंट 1 कट मारोगे ना तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, उसमें ये पता चलता है कि 2 तो करेक्ट है भैया, बिना पढ़े ही पता चल गया 2 इज करेक्ट। 2 करेक्ट है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीएजी रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री व्हिच आर डिस्कस बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और आपको पता है कि पीएसी दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या है, गुड फ्रेंड होता है सीएजी। वो इसलिए होता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है ना कि भैया जो प्रोजेक्ट जो भी था या प्रोग्राम था जो भी मिनिस्ट्री ने करा है, ठीक है, वो डिस्कस करा गया है, ठीक है, कमेटी के द्वारा, पब्लिक और कमेटी के द्वारा। तो ऐसे रिपोर्ट्स को देखना किसी काम है, सीएजी का काम है, चेक करना सीएजी का काम है, उनको बात सही है। तो 2 तो करेक्ट है भैया। 3 देखो क्या है, information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances। अब देखो दोस्तों, इलेक्शन के टाइम ना आपने दिल्ली वाले इलेक्शन में देखा होगा कि मैं गवर्नमेंट का नाम तो नहीं लूँगा, खैर अभी वो गवर्नमेंट में है, वो ये बोल रहे थे भैया कि पता चल जाएगा, ठीक है, कि इस पार्टी ने कितना करप्शन करा है, एक बार सीएजी की रिपोर्ट आ रहा है तो फिर सीएजी की रिपोर्ट आएगी ना तो इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। तो सीएजी का काम ही है ये कि सीएजी का रिपोर्ट में निकाल दे कुछ क्या हमें आया, यहाँ आया कमियाँ हैं, है ना, यहाँ का फंड पता नहीं चल रहा कहाँ यूज़ करा गया है, कैसे यूज़ करा गया। तो ऐसे में ना उन जो एजेंसी ने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग चार्जशीट या फिर जो है वायलेशन ऑफ द लॉ के ऊपर जो है एजेंसी या प्रेस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऐसे मामले में उन व्यक्तियों को, ठीक है। थर्ड तो करेक्ट है भैया। बाकी फोर्थ को भी देख लेते हैं। यहाँ बोला है while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial power for prosecuting those who violate the law। अभी बहुत क्वासी जुडिशली बॉडी है क्या सीएजी? नहीं ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब डील करेगा वो ऑडिट वगैरह चेक करेगा, अकाउंटिंग चेक करेगा गवर्नमेंट कंपनीज का, तो सीएजी के पास जुडिशियल पावर्स है। अरे भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई क्वासी जुडिशली बॉडी थोड़ी ना। तो 2 and 3 करेक्ट, फॉर दिस रॉन्ग। बाकी मैं इसका आपको माइंड में दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखो भैया सीएजी के बारे में, सीएजी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब अंडर 148 आर्टिकल के अंदर। 6 ईयर का टर्म होता है, 65 एज हो या 6 ईयर्स कंपेयर कर लिए, ठीक है। रिमूव लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, अगर सीएजी को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे हटाते हैं, वैसे ही प्रोसीजर होगा। ऑडिट करेगा यूनियन अकाउंट के, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट स्टेट के और यूटीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। सबमिट करेगा रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट और स्टेट के अंदर गवर्नर के पास, और ये कहलाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। वही पब्लिक जो जो पैसा है एक्सचेकर है उसका गार्जियन है कि भैया सही जगह यूज हो रहा है नहीं हो रहा। आपके गार्जियन जो है बोलते हैं ना भैया इस चीज़ के लिए पैसा दिया है तो इस चीज़ में यूज करना, किताबों को खरीदने के लिए पैसा दिया है ना वो आपके पेरेंट्स ने, तो बुक्स खरीदने के लिए दिया है, तो ये ध्यान रखने के लिए वो चेक भी करते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक खरीदी है ना, आपकी गार्जियन, तो इसलिए बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर अकॉर्डिंग बोला है, अकॉर्डिंग में दैट मीन्स कि ऐसा आर्टिकल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें ये बात करी गई हो, अगर आर्टिकल नहीं है तो वही गलत हो सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट के आगे क्या चीज़ें, मतलब पार्लियामेंट के आगे रिपोर्ट रखी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। तो बताओ किन किन केस के अंदर रखेंगे। तो ये बोल रहा है रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन। और ये बात आपको पता है दोस्तों कि फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट देती है, प्रेसिडेंट साहब को वो अपना रिपोर्ट देंगे, ठीक है, रिकमेंडेशन देंगे, फिर प्रेसिडेंट साहब जो है इसको ले करेंगे टू द पार्लियामेंट। और ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, सेकंड बोला है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, और थर्ड में बोला है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और फोर्थ भी है क्या, हाँ फोर्थ भी है, कह रहा रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब देखो दोस्तों ये तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इसका जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, प्रेसिडेंट साहब फिर पार्लियामेंट में डालते हैं ये बात को। फोर्थ तो करेक्ट है, फोर्थ काटोगे वन गलत हो जाएगा। और आपको ये पता क्या है कि भैया फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, तो ये भी चला जाएगा। तो इन दोनों में ऑप्शन आएगा, या तो सारे के सारे ही करेक्ट है, ठीक है, और या तो इसमें से दूसरा वाला गलत है और 1 3 4 करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। और एक बात बता दोस्तों, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की कमेटी है एक, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी कहाँ क्यों देगी भैया रिपोर्ट, क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब को, ये तो पार्लियामेंट में रहेंगे, है ना। तो 2 गलत होना चाहिए, बाकी 3 एंड 4 तो बिल्कुल सही है। सीएजी की रिपोर्ट और नेशनल कमीशन की रिपोर्ट जो होती है सीएसटी की, वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाती है, प्रेसिडेंट साहब कहाँ रखते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं इस बात को फिर, ठीक है, पेश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का माइंड देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 तो पीएससी नहीं करते, पीएससी का जो रिपोर्ट है वो स्पीकर के पास जाता है, ना कि प्रेसिडेंट के साथ आता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है ये इसका। और आर्टिकल 281 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट ले डाउन करते हैं यूनियन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को इनटू द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 151 के अंदर सीएजी का, और आर्टिकल 338 के अंदर करते हैं एससी का, मतलब नेशनल कमीशन और एससी जो रिपोर्ट देती है उसका, ठीक है। और अदर रिपोर्ट्स क्या है जो प्लेस करती है प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, कहाँ, पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट भी, ठीक है, दैट मींस हम कहते हैं बजट को, फिनांस बिल को भी, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को भी, और रिपोर्ट्स ऑफ एसटीज की भी जो मैंने बता दिया आपको, और रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी, ठीक है जी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है जी, ध्यान रखना। क्या है, ये इंकरेज करता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको सबको पता है कि भैया फाइनेंस कमीशन काम है रिकमेंडेशन देना कि भैया टैक्स कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है, स्टेट को कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है, ये सब काम होता है फाइनेंस कमीशन का। ये सब काम थोड़ी ना कि फॉरेन कैपिटल इनफ्लो कैसे करें, है ना, ये सब नहीं, हटाओ से। बी कह रहा फैसिलिटेट करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अरे भाई पीएसयू का थोड़ी ना करता है, रिकमेंडेशन थोड़ी ना देता है पीएसयू को, हटाओ इसे भी। सी क्या इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भाई कोई इस बोर्ड का काम सिर्फ रिकमेंडेशन करने का है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह लाने का नहीं है, ठीक है, तो हटाओ इसे। अगर ये बात होती है सीएजी की, हाँ तो सीएजी काम कर रहा है इस काम को, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि डी ऑप्शन डाले ही इसलिए गया है क्योंकि तीनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बाकी इसका देखो मैं 9 का आपको माइंड में दिखाई था दोस्तों कि फाइनेंस कमीशन का और क्या काम है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट वही टैक्स, नेट टैक्स कितना लगाना चाहिए स्टेट के ऊपर, स्टेट के अंदर ना, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट ग्रांट को भी ये रिकमेंड करता है कितना देना चाहिए, है ना, फंड को भी करता है, रिकमेंड करता है एनी मैटर रेफर टू द प्रेसिडेंट, है ना, जो भी मैटर प्रेसिडेंट दे रहे हैं फाइनेंस कमीशन को भी ये देखो जरा, इसके ऊपर मुझे रिकमेंडेशन चाहिए तो करते हैं, है ना। और एक बात और 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एन के सिंह थे, ये ध्यान रखना,
चेयरमैन ही पूछा जाता है पीएससी एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये 2003 में पूछा गया और यहाँ पर करेक्ट पूछा गया। कह रहा फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फिर फाइनेंस कमीशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो ये बोला है अलाउ करता है विड्रॉवल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, फाइनेंस कमीशन काम रिकमेंडेशन करने का है, अलाउ करने का, ये तो पार्लियामेंट का काम है। क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर में भी मैंने आपको ही पढ़ा दिया था। तो वन गलत कट मारो, बाकी आप यहाँ पर आ गए। इसमें ये पता चल रहा है आपको कि 3 तो करेक्ट है भैया, तो बिना पढ़े भी आपको पता लिया। ये अलोकेट करने का काम करता है कि स्टेट के बीच में जो सेल्स और प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात सही मैंने आपको बता दिया भैया। इसके बारे में रिकमेंडेशन देगा कि स्टेट को टैक्स है ना, टैक्स प्रोसीड को कैसे शेयर करना है ना, सेंटर के साथ, म्यूनिसिपैलिटी के साथ, है ना। वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए तो स्पेशल है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 और स्टेटमेंट 3 सॉरी, कंसीडर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट। चलो ठीक है। फोर्थ में सुपरवाइज करना, रिपोर्ट ऑन वेदर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स लेवाइंग टैक्सेस इन अकॉर्डिंग विद द बजटरी प्रोविजंस। भाई सुपरवाइज करने का काम नहीं है इनका, फिर से गलत कर दिया, यूपीएससी ने ये ऑप्शन। इनका काम है रिकमेंडेशन करने का, ना कि सुपरवाइज करने का। तो फोर्थ तो काट दो भैया, फोर्थ काट दिए, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट्स कितना मिलेगा, ठीक है, ये सब, और कितना मिलेगा स्टेट्स को ग्रांट इन एड, ये काम तो भैया करती है, जब मैं अभी आपको पढ़ाई बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 10 का माइंड मैप देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ भैया 2 और 3 इज करेक्ट। प्राइमरी फंक्शन है भैया आर्टिकल 2 और 3 के अंदर फाइनेंस कमीशन का, और रिकमेंड करना ग्रांट्स इन अंडर द आर्टिकल 275। और ये पार्लियामेंट का काम होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकलेगा कितना नहीं, तो किस मिनिस्ट्री को जाएगा। और सुपरवाइजरी रोल होता ही नहीं है इनका, ठीक है, रिकमेंडेशन रोल है इनका। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11, who of the following shall causes every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of the parliament। दोस्तों अभी तो क्वेश्चन किया है, दो क्वेश्चन करें इसी के ऊपर, और देखो 2010 में क्वेश्चन आ रखा है। दैट मीन्स कि देखो यहीं से क्वेश्चन हुआ, इंस्पायर्ड होके आगे क्वेश्चन आया है। यही तो पावर पे है दोस्तों, है ना। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिकमेंडेशन जो दे देता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, है ना। तो इसका आंसर तो यही होगा, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर कन्विक्ट बाय द कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज बीन मेड बाय। कह रहा है भाई जो डिसीजन है डिस्क्वालीफाई करने का किसी पर्सन को, ठीक है, जो कन्विक्ट हुआ है कोर्ट के अंदर, ठीक है, कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है, कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को, तो ऐसे डिसीजन कौन लेगा इसके बाद, फाइनल, है ना। तो ऐसे डिसीजन को मतलब कौन वेलिडेट करेगा, तो भाई बताओ इनमें से कौन करेगा। तो भाई इलेक्शन की बात है ना, तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा ना, इजी क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स फॉर शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू अमंग द यूनियन एंड स्टेट्स। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, और ये यूपीएससी की प्री एग्जाम में भी आया, छत्तीसगढ़ के पीसीएस एग्जाम में भी आया ये, है ना। फाइनेंस कमीशन कितना इजी क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन। क्या दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंड करती है क्या। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था 1987 के लिए, इवन 1987 के लिए नहीं होगा मेरे हिसाब से, कोई कमेटी अगर वहाँ पर पड़ी होगी तो बच्चे आंसर कर देंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। इनमें से तेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, आपको पता है इसके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी के एक्ट से स्टेट लेवल का बना था स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इसको कट मारो। क्या लिस्ट सिस्टम ऑफ द इलेक्शन टू द लोकसभा, क्या गवर्नमेंट फंडिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन, क्या बैन ऑन द कैंडिडेट ऑफ द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। कह रहा है ये तो भैया आपको पता है दोस्तों कि भैया आरपी एक्ट बनाया गया कुछ ऐसा, है ना, आरपी एक्ट के अंदर डाला गया है ना, 1951 के अंदर कि कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ाना है, कब नहीं लड़ाना है, सब तो उसके बारे में लिखा हुआ है उसमें। तो इसका आंसर है दोस्तों गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, इसी रिकमेंड किया था दिनेश गोस्वामी कमेटी ने। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, अगर आप मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, और देखो दोस्तों मैं इसलिए दिखाता हूँ आपको पैटर्न कि देखो क्वेश्चन नंबर मतलब 2009 से देखोगे पेपर
तो कितने ये वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सारे, मतलब इससे पहले यूपीएससी कितने इजी क्वेश्चन पूछ रही है, वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि सोल्व करने में भी आपको टाइम मिलेगा इन क्वेश्चन को, है ना। और फिर इन्हीं क्वेश्चन को आगे जाके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाले, 4 स्टेटमेंट वाले, 1 पेयर 2 पेयर वाले, है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर कंट्री वेयर, कह रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जो सिस्टम है हमारा, नेसेसरी नहीं होगा, मतलब किस कंट्री में, कह रहा है जहाँ पर कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो, जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम डेवलप हो गई है, कह रहा है जहाँ पर द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम हो प्रिवेल करता हो, कह रहा है देयर इज अ फ्यूजन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पर ये नेसेसरी नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, वैलिडेशन ये करना है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम आपको पता है कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन और आपके लोकसभा के इलेक्शन में ये है, प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ना। तो कह रहा है भैया कि जहाँ पर कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो, ठीक है, वहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हो। तो देखो दोस्तों, ये ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर रिजर्व सीट ना हो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नेसेसरी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको एक बार माइंड में देख लेता हूँ, उसके अंदर क्या वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार, कि देखो भैया कि जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम डेवलप है वहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है बनाया इसलिए गया है ताकि माइनॉरिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन है ना, जो है नहीं हो पाता, मतलब दैट मीन्स कि समझ लो कि माइनॉरिटी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है वो लेस नीडेड हो इन टू पार्टी सिस्टम के अंदर, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम के अंदर बताओ दोस्तों कितने लोग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे यूएस के अंदर है, तो यूएस के अंदर दो ही पार्टी देखने को मिलेगी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इन दोनों पार्टी के अंदर क्या हर तरीके के लोग को रिप्रेजेंटेशन हो जाता है? नहीं होता ना। हमारी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो हमारे यहाँ देखो रीजनल पार्टी देखने को मिलेगी बहुत सारी, तो यहाँ पर माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, यस और नो। तो यहाँ पर बोला गया था कि नेसेसरी ना हो, तो जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम डेवलप है वहाँ पर, है ना। बाकी जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है ये तो आपको पता ही है, दोनों मिल जाएगा हमारे यहाँ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, कह रहा है करेक्ट बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया के बारे में करेक्ट आंसर देना है। और ये क्वेश्चन देखो दोस्तों 1995 के अकॉर्डिंग ना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कह रहा है रिकमेंडेशन है इलेक्शन का इज मेड बाय द गवर्नमेंट होता है, एंड जो नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन का ये सूट बातें करते हैं इलेक्शन कमीशन, और जबकि ये गलत है, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन भाई गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई, इलेक्शन कमीशन अपने के लिए बनाया गया है, ये तो बाईस हो जाएगा, तो गलत है। बी कह रहा रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द notification for the election is issued by the home ministry at the center and the home department in the state, ये गलत है, होम मिनिस्ट्री इसका का काम भाई इलेक्शन के अंदर, कट मारो कहीं यहाँ पे सुना। सी क्या रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज issued by the president and the governor of the states concerned, ये थोड़ा हम आएंगे वापस इस पे। अब डी बता देखो, कह रहा बोथ the exercises of the making of the recommendation for the election of that issuing notification is practically done by the election commission, कह रहा है सारा काम तो नोटिफिकेशन जारी करना, रिकमेंडेशन करना इलेक्शन के अंदर, सब काम ईसीआई का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसका सी होगा आंसर, क्यों, जो रिकमेंडेशन है फॉर द इलेक्शन ये तो देगी इलेक्शन कमीशन, और जो नोटिफिकेशन जारी करा जाएगा क्योंकि वो गवर्नर होता है हेड ऑफ द स्टेट, तो वो करेंगे स्टेट के अंदर, और प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब करेंगे नोटिफिकेशन को जारी इलेक्शन के, है ना, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा इफ एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉसेस हिज अपोजिट, इट मींस दैट, कह रहा है कि इलेक्शन के अंदर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है जहाँ पर कैंडिडेट जो है अपना मतलब जो है हार जाता है तो अपने डिपॉजिट को लॉस कर देता है, दैट मीन्स कि क्या होगा, उसकी जमानत भी जब्त होगी, ठीक है। मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा होता है ना, इलेक्शन खड़े होते हैं ना, तो जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं ना तो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी में ऐसे पैसे जो है जमा करना होता है कुछ लमसम में,
तो अगर वो हार जाएगा इलेक्शन में दोस्तों, तो दैट मीन्स कि उसका डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा, या फिर जमानत जब्त हो जाएगी तो नहीं मिलेगा। इवन हारने के बाद में कुछ लोगों की जमानत जब्त नहीं होती, क्योंकि उसको अ, अच्छी खासी वोटिंग हो जाती है उनके ऊपर, है ना, वोटिंग अच्छी खासी होती है, तो उनकी जमानत जब्त नहीं होती, उनको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाता है। तो कह रहा है द पोलिंग वाज वेरी पुअर, पोलिंग बहुत ज़्यादा पुअर हुई, जिसकी वजह से नहीं मिलेगा, तो गलत है भाई। द इलेक्शन वाज फॉर अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, इसलिए नहीं मिलेगा। सी बोल रहा है द इलेक्टेड कैंडिडेट विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वेरी वाज वेरी मार्जिनल। अच्छा, और ये बोला है वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड। कह रहा है कह रहा है जो इलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी विक्ट्री हो गई है, ठीक है, और जो जो जिससे वो हारा है ना, उसके पीछे बहुत जो राइवलरी थी बहुत ही मार्जिनल थी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ऐसे में उसको नहीं मिलेगा, जो जो सिक्योरिटी जीती है, मतलब जो सिक्योरिटी है उसकी, वो हार जाएगा, मतलब लॉस कर देगा। तो बताओ दोस्तों क्या होगा आंसर। तो सी तो इसका नहीं होगा, मैंने कहा था मार्जिनल वाले को तो नहीं होता। कह रहा मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, या फिर वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड हुए थे, ऐसे में नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया ना दोस्तों, जिसकी जमानत जब्त हो जाती है उसको डिपॉजिट वापस नहीं मिलता। तो 17 का एक बार माइंड देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आसपास का स्टेटमेंट दिख रहा है उसके अंदर। तो इसका है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे, तो जिसकी वजह से ना क्या होगा कि वोटिंग जो है ना, वोटिंग प्रतिशत कैंडिडेट के अंदर जो है सही से, मतलब एक तरह से यूनिफॉर्मली नहीं जा पाएगी। लाइक मैं बता दूं, डिपॉजिट जो है ना 45 रहता है, अगर 1/6 आपको वोट नहीं मिला टोटल वैलिड वोट्स का, वही तभी हो पाएगा जब ज़्यादा नंबर ऑफ कंटेस्टेड होंगे, तो सबको कुछ ना कुछ वोट मिलेगा। तो 1/6 सबके पास नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उसको डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कहना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट। अच्छा, अगर आप इलेक्शन को कवर करते हो ना दोस्तों अपने स्टेट का, तो आपको पता है कि एग्जिट पोल कब जो है मीडिया वाले केस करते हैं, तो ये सब ध्यान रखा करो कि कब कब क्या हो रहा है, आचार संहिता कब लग रही है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब जारी हो रहा है ना, ये सब ध्यान रखा करो। सो इसके अंदर आपको 22 क्वेश्चन है, तो 22 क्वेश्चन हमारे जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। तो एग्जिट पोल के बारे में दे रखा है, कह रहा है एग्जिट पोल इज अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट्स ऑफ वोटिंग कैन बी मोस्ट एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड, ठीक है। डीएम बोल रहा है एग्जिट पोल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस है मेड बाय द रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन टू प्रिवेंट इम्प्रोसेशन। अरे गलत, बिल्कुल गलत है ना। कह रहा है एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल आर वन एंड द सेम। कह रहा है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सेम ही होता है। कह रहा है एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर regarding the candidate in whose favor they had exercised their franchise। So बिल्कुल करेक्ट है ये इसका आंसर। एग्जिट पोल यही तो होता है दोस्तों, इलेक्शन होने के बाद हम पूछते हैं, सर्वे करते हैं कि आपने किसको वोट दिया है ना, रैंडमली, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। बाकी 8 में आपको एक बार दिखाई देता हूँ माइंड में दोस्त, 18 18 ठीक है। तो इसका आंसर है ए। 19, which of the following election system have been adopted for different election in India, ठीक है। तो बताओ हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज। कह रहा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट, ये मिल जाएगा, यस है, तो आपको पता ही प्रेजेंट सिस्टम है। कह रहा लिस्ट सिस्टम मिल जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। कह रहा क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम मिल जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन का, नहीं, क्यूमुलेटिव सिस्टम नहीं मिलेगा इनडायरेक्ट इलेक्शन का, हमारे यहाँ फोर्थ काटो, ठीक है। सेकंड आपको पता चल गया कि करेक्ट है, तो ये भी काटो, तो 1 2 3 होगा, या तो 1 और 2 होगा, और ये पता चल गया है कि 1 तो करेक्ट है ही है। ये आपको पता है ये डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम हमारे यहाँ है एडल फ्रैंचाइज के ऊपर, तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, दिल्ली सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, 1 एंड 2 है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफर वोट है, ठीक है। तो 19 का होना चाहिए ए आंसर, एक बार इसको माइंड में भी लिख लेते हैं। 19 और 19 का होगा ए और बी, ठीक है। तो 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following are the function of the election commission of India। कह रहा है क्या फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो पूछा गया है to make a decision on all the doubts and disputes arising from the election।
to conduct elections for the municipality and the municipal corporations. ठीक है, और to conduct election for the post of the speaker, deputy speaker of Lok Sabha and the deputy chairman of Rajya Sabha. ठीक है, फंक्शन पूछा, ईसीआई का फंक्शन पूछा है कि भैया देखो कंडक्ट कराना है इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये तो बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है इन सभी के पोस्ट के इलेक्शन। करेक्ट, कंडक्ट करना है इलेक्शन फॉर द म्यूनिसिपैलिटी। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था म्यूनिसिपैलिटी के लिए तो स्पेशल स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है, हर एक स्टेट के अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज के लिए, तो टू इनकरेक्ट हो जाएगा। To make decision on all doubts and dispute arising from the election। ठीक है, तो डिस्प्यूट और जो भी निकला है डिसीजन लेना है डाउट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन, ये काम ईसीआई का है। वैसे आप पहले 2 को एलिमिनेट करो, ठीक है, और जैसे 2 एलिमिनेट करते हो तो आप 50-50 पा आएगा दोस्तों, और 1 आपको पता है करेक्ट है, तो आंसर आपको 1 मिल गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 81, हु रेकमेंड टू एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो दोस्तों मैं एक बता देता हूँ, ये राजमनन कमेटी था जिनने रिकमेंड किया था कि भैया ये जो ऑल इंडिया सर्विस है ना, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्वेश्चन कंसिडर्ड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी 82। अब आप ये याद करो कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड, इसके रिकमेंडेशन से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, तो आपको याद आ रहा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये कौन से एक्ट से आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से आया था 1976 के अंदर। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा। कह रहा है ऑटोनॉमी देना पंजाब को, हरियाणा को, जो जम्मू एंड कश्मीर को। कह रहा है सुटेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट और इंडियन गवर्नेंस और इंडिया। कह रहा है प्रायोरिटी देना टू द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कंपेरिजन टू द फंडामेंटल राइट्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है। तो बताओ क्या होगा। तो भाई यही इसने क्वेश्चन चेक किया था कि जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को ना जो है प्रायोरिटी दी जाए ओवर द फंडामेंटल राइट्स। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। तभी तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है, 42nd आता है इसके रिकमेंडेशन पे ही। तो 22 का होगा हमारा आंसर क्या, कि भैया स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना, और उसने रिकमेंड किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रेसिडेंस देना चाहिए ओवर फंडामेंटल राइट्स, और जिसने इसकी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1976 के अंदर। ठीक है जी, चलो तो हमारे टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी जितने भी यूपीएससी क्वेश्चन थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब देखो दोस्तों, हमारे ना ऑलरेडी की पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हमारे ना सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस क्या रह गया है, आपका रह गया मिसलेनियस पार्ट वाला। ठीक है, तो मिसलेनियस वाला लास्ट वीडियो आएगी पॉलिटी की पीवाईक्यू की। ठीक है, इसके बाद आपका सारा का सारा जो है पॉलिटी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यूज थे आपके लास्ट 30 ईयर्स के, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक लास्ट वीडियो और आएगी बस, उसके बाद पॉलिटी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स करके, मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।